हेलो फ्रेंड्स, जीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था किस तरह से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करती हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। न कि दोस्तों केवल हमने दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाया था, बट अपने आप में एक खूबसूरत दस्तावेज बनाया था। मैं इसको खूबसूरत इसलिए बोल सकता हूँ दोस्तों, हमारे संविधान में 60 देशों के संविधान का कलेक्शन है। कुछ राजनीतिज्ञ इसको उधार का थैला कहते हैं, लेकिन दोस्तों दरअसल ये उधार का थैला नहीं है। यदि आप पड़ोसी की कुछ गलतियों से सीख के पड़ोसी की कुछ अच्छी चीज़ों को अपने साथ में एडॉप्ट करते हो तो पड़ोसी की नकल ना होगी, बट अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। दोस्तों उसी तरह से मैं कह दूंगा, यदि कोई परंपरा 60 साल से किसी देश में चल रही है तो इंडिया के लिए वो एक्सपेरिमेंट है। वो कितनी सक्सेस रही है, कितनी सक्सेस नहीं रही है। यदि सक्सेसफुल थिंग्स को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एडॉप्ट करना 60 सालों से चली आ रही परंपरा को अपने इंडिया के लिए एक अच्छे प्रोविजन को एक्सेप्ट करने जैसा है, ना कि एक उधार लेने जैसा है। दोस्तों उन सारे प्रोविजंस को हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से किस तरह से वो व्यवस्थाएं भारत में लागू हो सकती है, हमने उनको भी मॉडिफाइड किया है। हमने प्योर चीज़ यदि किसी देश से ली है, यदि किसी चीज़ का तो हमने मिश्रण लिया है, किसी का आंशिक लिया है, किसी से उस हमने सीखा है। जैसे मैं बात करूं दोस्तों फेडरलिज्म की, फेडरलिज्म से हमने यूएसए से इतना लिया कि यार ऐसा भी हो सकता है कि एक संघ बनाया जा सकता है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी है। हमने फेडरलिज्म का सिस्टम यूएसए से ना लेके हमने कनाडा से लिया है, क्योंकि हमें पता है संघात्मक शासन व्यवस्था हम यूएसए वाली अडॉप्ट नहीं कर सकते, परंतु इस टाइप का एक संघ बनाया जा सकता है। उस संघ में हम क्या करेंगे, यूनिटी बनाने के लिए सेंट्रल को ज्यादा पावर देंगे रेदर देन दी स्टेट्स। दैट्स व्हाई हमने उस सिस्टम को फॉलो किया जो कनाडा में लगता था, जिसमें सेंटर ज्यादा प्रभावी रहता है और आपका स्टेट रहता है वो कम पावरफुल रहता है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही समझी और सूझबूझ का परिचय दिया है हमारी संविधान सभा ने। और दोस्तों हमारी संविधान सभा में बिग ऑफ द बिग ब्रेन्स बैठे थे और उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को खूबसूरती देने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी है। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम जानते हैं किस तरह से भारत के इस खूबसूरत दस्तावेज को कहां से हमने खूबसूरतियों को कलेक्ट करके हमारे संविधान में समायोजित किया है, या फिर किस दस्तावेज से या फिर किस कंट्री से हमने इस चीज़ को अडॉप्ट किया है। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज जानते हैं हमारे सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले मैं दोस्तों बात करूंगा, पहला मेरा क्वेश्चन यहां से रेज होता है, यदि हमसे पूछा जाए कि हमारे संविधान पे सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा है, संविधान को सबसे ज्यादा प्रभावित किसने किया है, तो मेरा ऑप्शन कोई देश नहीं रहेगा दोस्तों, और वो मेरा रहेगा 1935 का एक्ट। अब हम बात करते हैं 1935 के अधिनियम की। 1935 का अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दोस्तों ये वह अधिनियम है जिसके अंश सर्वाधिक भारत के वर्तमान संविधान में है, यानी कि हमारा संविधान के टोटल जो आर्टिकल 395 है, 395 से मैं हूबहू कह दूं या फिर थोड़े से संशोधन के साथ में 250 ऐसे आर्टिकल हैं जो सीधे सीधे किससे प्रभावित है, 1935 के अधिनियम से हैं। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता, ऑप्शन में आ सकता है लगभग 2/3 यानी कि 2/3 आपका जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसका भाग है, 1935 के अधिनियम से लिया गया है। इसको शब्द से ले लिया गया है या फिर आंशिक रूप से आंशिक अमेंडमेंट के साथ में इसको हमने अडॉप्ट किया है। वैसे तो दोस्तों लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद में हमने अपने संविधान का निर्माण किया था, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे देश हैं जिनकी हमारी वर्तमान शासन व्यवस्था पे या फिर संविधान की वर्तमान व्यवस्थाओं पे सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला है या फिर सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। उसी सिलसिले में सबसे पहले मैं बात करता हूँ यूएसए की। अब दोस्तों मैं यहाँ से जानूंगा कि यूएसए का हमारे संविधान पे क्या असर पड़ा है, या फिर यूएसए से हमने कौन कौन से प्रोविज़न लिए हैं, यानी कि अमेरिका से हमने कौन कौन से प्रोविज़न लिए हैं। दोस्तों याद करने के तरीका भी बताऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस पे अपन पढ़ेंगे। जितने भी प्रोविज़न है सारे प्रोविजंस को अपन एक ही तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। हो सकता है कि जो ट्रिक की वीडियो होते 5-7 मिनट के, उसमें हो सकता है कुछ चीज़ें आपको ट्रिक से अच्छी बताई जा सकती हैं, लेकिन कंप्लीट कवरेज उसमें नहीं दी जाती है। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ में इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, एज वेल एज आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा। अब देखो दोस्तों, यूएसए अमेरिका से हमने क्या लिया है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, जब भी नाम आता अमेरिका का, अमेरिका एक महाशक्ति है, सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है आज की दुनिया में, यानी कि प्रथम देश है, सबसे टॉप पे है, प्रथम है। तो प्रथम कहाँ से स्टार्ट होता, प्रे से, और हमारे संविधान की क्या होती है,
प्रस्तावना। और प्रस्तावना हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से ली है दोस्तों। और हमारे, जब मैं बात करूंगा आगे, जब ऑस्ट्रेलिया पढ़ूंगा, हमने प्रस्तावना की भाषा जो ली है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो प्रस्तावना हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से ली है। प्रथम प्रस्तावना। वैसे मैं बात भी करूं, हमारे संविधान जो है उसमें सबसे ऊपर ही ऊपर क्या होती है? प्रस्तावना। जो ऊपर वाली चीज हमने ऊपर वाले देश से ली है, यानी कि ऊपर वाली प्रोविजन सबसे ऊपर वाला, ऊपर ही ऊपर प्रस्तावना होती है। सबसे ऊपर देश कौन सा होता है? अमेरिका होता है। अब दोस्तों प्रस्तावना किसके ऊपर होती है? संविधान के ऊपर होती है ना। हम कहते हैं कि प्रस्तावना किसकी होती है? संविधान की होती है। ओके, तो मैं कह दूंगा, अब संविधान की बात कर लेते हैं। संविधान की सर्वोच्चता, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने कहां से अडॉप्ट कर लिया है? वो भी हमने अडॉप्ट कर लिया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान सर्वोच्च होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमने वहां से लिया है। लिखित और निर्मित संविधान होगा, लिखित और निर्मित संविधान होगा, यह भी हमने वहां से लिया है। संविधान का इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे अपन बोलते हैं मौलिक अधिकार, कितना खूबसूरत पार्ट होता है दोस्तों मौलिक अधिकार। क्या होता है दोस्तों मौलिक अधिकार में? देखिएगा, मौलिक अधिकार अपने आप में एक खूबसूरत पार्ट है। यहाँ पे सबसे हमें जो मौलिक अधिकार देता है, मौलिक अधिकार नागरिकों के मायने में संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको लेके आप सीधे सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज कर सकते हो। तो देखो, प्रस्तावना सबसे ऊपर होगी। प्रस्तावना किसकी होती है? संविधान की। और संविधान कैसा है? लिखित व निर्मित है। अच्छा, संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मौलिक अधिकार है। अच्छा, मौलिक अधिकार में आपको पता होगा आर्टिकल 32 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। उन्होंने यहां तक कहा था, यदि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 निकाल दिया जाए तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसे डेड बॉडी की तरफ हो जाएगा जो मर चुका है, एक ऐसे व्यक्ति की जैसा हो जाएगा जो मर चुका है, यानी कि उसमें से आत्मा निकल चुकी है, यानी कि संविधान की आत्मा कहा था आर्टिकल 32 को। तो दोस्तों मैं बात करूंगा, मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका गारंटर आर्टिकल 32 के तहत किसको बनाया है? भारत के सुप्रीम कोर्ट को बनाया है, भारत की न्यायपालिका को बनाया है। ओके दोस्तों, तो मौलिक अधिकार जब भी आए उसका गारंटर कौन होता है? भारत की न्यायपालिका। तो स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट हमने कहां से अडॉप्ट किया है? यूएसए से अडॉप्ट किया। अब देखो दोस्तों, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होगी तभी तो वो सही तरीके से काम कर पाएगी। तो इसलिए हम न्यायपालिका को कुछ अधिकार देना चाहेंगे। जी हां, हमने दे दिया न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन दे दिया। अब दोस्तों मैं बात कर दूंगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, यानी कि जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट जनहित याचिका लिटिगेशन। जो जनहित याचिका होती है वो भी हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया है? वो भी हमने यूएसए से लिया है। दोस्तों इनके पूरे के बारे में क्या आपका न्यायिक पुनरावलोकन होता है, किस तरह से आर्टिकल 137 बोलता है, किस तरह से PIL होता है, ये सारी चीजें बात के कॉन्सेप्ट अपन देखेंगे। अभी जस्ट अपन इतना जानेंगे कि कहां से हमने कौन कौन सी चीजें अडॉप्ट की हैं। इसके बाद में बात देखो दोस्तों, हमने मौलिक अधिकारों का गारंटर इसको बना दिया। इसको गारंटर बनाएंगे तो कुछ पावर देनी पड़ेगी। हमने न्यायिक पुनरावलोकन और PIL जैसे पावर इसको दे दिए। अब दोस्तों ज़्यादा पावर हो गया तो ये भी तो डिक्टेटर बन जाएगा, तो इससे कुछ पावर लेने भी पड़ेंगे। यानी कि न्यायाधीशों को, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यानी कि इनके जजों को हटाने की प्रक्रिया भी हमने कहां से ली है। अब देखो दोस्तों, हम कहते हैं संविधान सर्वोच्च है, तो सर्वोच्च तो हमारा राष्ट्रपति भी है, तो अब सर्वोच्चता की बात यहां पे भी कर लेते हैं। यानी कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। राष्ट्रपति का कौन सा फीचर लिया दोस्तों? राष्ट्रपति के हमने अलग अलग फीचर अलग अलग देश से लिए हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये हमने इंग्लैंड से लिया है। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, ये हमने यूएसए से लिया है। और उसका निर्वाचक मंडल हमने आयरलैंड से लिया है दोस्तों। तो राष्ट्रपति
होगा, ये यूएसए, ये बात करता है इंग्लैंड की। राष्ट्रपति का निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, यानी कि वंशानुगत नहीं आएगा, क्योंकि यदि ब्रिटेन का लेते तो हमें वंशानुगत आना पड़ता, यदि वंशानुगत वाला सिस्टम फॉलो करते तो हम इंग्लैंड से लेते। हमें वंशानुगत ना लाके हमें किस टाइप का लेना था, निर्वाचित लेना था, तो हमने कहाँ से ले लिया। बट राष्ट्रपति जो होता है जो यूएसए का, उसके निर्वाचन की पद्धति बड़ी क्रिटिकल होती है, क्योंकि वहाँ पे अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली चलती है जिसके तहत राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है, बट भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है। तो इतनी क्रिटिकल, इतनी जटिल जो निर्वाचन पद्धति हमें अपनाने की जरूरत नहीं थी, तो हमने लिया था जो आयरलैंड की सिस्टम को फॉलो किया था, निर्वाचन पद्धति या निर्वाचक मंडल को हमने आयरलैंड की पद्धति को फॉलो किया था। आगे के उसमें देखेंगे। अब दोस्तों राष्ट्रपति को हमने निर्वाचित कर दिया, तो अब राष्ट्रपति को हटाने का प्रोविजन भी तो यही बताएगा, यानी कि राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग, यह भी सिस्टम बताएगा। इम्पीचमेंट, अब दोस्तों जब राष्ट्रपति को हटा देंगे तो दूसरा अल्टरनेट भी तो यही देगा, इसकी जगह काम कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया है दोस्तों, हमने यहां से लिया है। अब इसके बाद मैं बात करता हूं मैं सबसे बड़ा देश, जब भी बात आती है वित्त की, पैसों की, जब भी दोस्तों बात आए तो वित्तीय आपातकाल हमने कहां से अडॉप्ट किया है दोस्तों, हमने यूएसए से अडॉप्ट किया है। दोस्तों इनको एक सीरियली इसी क्रम में याद रखना पड़ेगा, तभी जाके याद कर पाएंगे। देखो किस तरह से याद किया जाता है दोस्तों, एक बार मैं फिर से बोल के बताता हूं, उस क्रॉनिकल वे में उसको याद करो। सबसे पहले हमने जान लिया कि हमारे प्रथम क्या होते हैं, संविधान की बात करो, संविधान के सबसे ऊपर क्या होती है, प्रस्तावना होती है। तो प्रस्तावना हमने कहां से ली, प्रथम देश कौन सा है, यूएसए है, ध्यान रखें। प्रथम प्रस्तावना हो गया, तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ले ली। आपकी प्रस्तावना के बाद प्रस्तावना किस चीज की होती है, संविधान की होती है। तो संविधान की सर्वोच्चता हमने किससे ले ली, यूएसए से। अच्छा, संविधान कैसा है, लिखित और निर्मित, लिखित और निर्मित संविधान भी हमने वहां से लिए। संविधान का सबसे खूबसूरत पार्ट कौन सा है, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का गारंटर कौन है, भारत की न्यायपालिका, मतलब स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका हमने एडॉप्ट की है। अब न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष देंगे, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ पावर देने पड़ेंगे जुडिशरी को। तो हमने दे दिया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि जुडिशियल रिव्यू। इतने पावर भी जुडिशरी को नहीं दे सकते कि वो डिक्टेटर बन जाए, तो उसको यदि डिक्टेटर बन जाए तो हटाने का प्रोविजन भी तो चाहिएगा। वो हटाने का प्रोविजन भी हमने कहां से लिया है, वो भी हमने यूएसए से लिया है, यानी कि रिमूवल ऑफ द जजेस, यानी कि हटाने की प्रक्रिया। अब उसके बाद में सर्वोच्च की जब भी बात करो तो सर्वोच्च संविधान होता, वो भी वहां से लिया गया हमने। संविधान के बाद में प्रस्तावना भी वही होती, वो भी हमने वहां से लिए है। वित्तीय आपात भी हमने वहां से लिया है, और भारत का सर्वोच्च पद यानी कि राष्ट्रपति भी निर्वाचित होगा, ऐसा हमने वहां से लिया है। निर्वाचित राष्ट्रपति यूएसए से हमने अडॉप्ट किया है। उसके बाद में जब हम राष्ट्रपति को ले लेंगे तो हटाने की प्रक्रिया भी उसके संविधान से ही लेंगे, यानी कि उसको रिमूवल का प्रोसेस क्या होगा, इंपीचमेंट किस तरह का होगा, वो भी हमने वहां से अडॉप्ट किया है। जब उसको हटा देंगे, इंपीचमेंट उसका कर देंगे, तो उसका अल्टरनेटिव भी हमें चाहिएगा 6 मंथ के लिए, तो वो हमें चाहिएगा भारत का उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद भी हमने वहां से लिया है। और वित्त के मामले में ध्यान रखिए दोस्तों, वित्त जब भी आता है, वित्त सबसे ज्यादा किसके पास में, यूएसए के पास में, तो वित्तीय आपात भी हमने कहां से लिया है, यूएसए से लिया है। प्रस्तावना सबसे ऊपर होती है, सबसे ऊपर देश कौन सा है, यूएसए। इसी तरह से दोस्तों याद रखना है हमें। ओके, अब मैं दूसरे देश की बात करता हूं। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं ब्रिटेन की, दूसरे कंट्री की बात करते हैं। नंबर 2 पे जो है हमारी ब्रिटेन। अब हम जानते हैं कि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया था। देखो, हमारा राष्ट्रपति हो गया, उनसे संबंधित प्रोविजन हो गए, या फिर हमारे जुडिशरी स्पेसिफिकली मैं कह दूं तो वो सारे के सारे प्रोविजन हमने कहां से लिया, संविधान किस तरह से बनना चाहिए, या फिर हमारे संविधान की प्रस्तावना वगैरह, ये जो कुछ फंडामेंटल है वो हमने कहां से लिए हैं, हम यूएसए से लिए हैं। अब ब्रिटेन से हमने क्या लिया है उसको देखो, ब्रिटेन कह दूं या फिर मैं इंग्लैंड कह दूं। एक तो दोस्तों याद रखना, ई से इंग्लैंड है और ई से ही इकहरी नागरिकता है। सिंगल सिटीजनशिप हमने कहां से अडॉप्ट की है, वो हमने अडॉप्ट की है ब्रिटेन से, क्योंकि ई से इंग्लैंड और ई से इकहरी नागरिकता, और यूएसए तो आपको पता होगा दोस्तों दोहरी नागरिकता रखता है, क्योंकि ये संघीय शासन प्रणाली वाला देश है। अब इसके बाद में दूसरा में बात करूं, इकहरी शासन प्रणाली होगी। अब इसके बाद में विधि का शासन, इनका मतलब है कि जो भी शासन चलेगा विधि के अकॉर्डिंग चलेगा। गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, पार्टी चेंज हो सकती है, लेकिन विचारधारा कौन सी होगी, विधि की। विधि के अकॉर्डिंग ही देश को रन किया जाएगा। और दूसरा, इन्होंने विधि निर्माण प्रक्रिया,
बिल्कुल दोस्तों, विधि तो चलेगी लेकिन विधि का निर्माण भी तो यही बताएगा। विधि निर्माण प्रक्रिया भी हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, ये क्या हमारी विधि बनती कहाँ है, दरअसल हमारी संसद में बनती है। तो यानी कि संसदीय शासन प्रणाली हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली हमने कहां से अडॉप्ट किया, ब्रिटेन से। देखो एक वर्ड से पूरा याद रखो, इकहरी नागरिकता, अब दूसरा विधि याद रख लो, या विधि का शासन चलेगा यानी कि, तो विधि निर्माण की प्रक्रिया भी तो ये बताएगा। विधि निर्माण की प्रक्रिया इसने बता दी, विधि बनेगी कहां पे, संसद में बनेगी, तो संसदीय शासन प्रणाली भी यहां से अडॉप्ट की है। दूसरा संसदीय विशेषाधिकार, संसद से रिलेटेड जो भी पार्ट आ जाता है ऑलमोस्ट हमने कहां से अडॉप्ट किया है, इंग्लैंड से किया है। संसदीय विशेषाधिकार ये हमने यहां से अडॉप्ट किया है। इसके बाद में दोस्तों मैं अगले फैक्ट की बात करूं, संसद की और क्या विशेषता होती है दोस्तों। देखो संसद के हमें बाइकैमरल सिस्टम होता है, यानी कि द्विसदनात्मक पद्धति होती है, द्विसदनात्मक प्रणाली, बाइकैमरल सिस्टम होता है, यानी कि आपका अपर हाउस एंड लोअर हाउस, यानी कि दो सदन होंगे। द्विसदनात्मक जो प्रणाली होती है वो हमने कहां से अडॉप्ट की है, यूएसए से की है। और देखो दोस्तों, विधायिका में अध्यक्ष की क्या स्थिति रहेगी, विधायिका में अध्यक्ष की स्थिति, और ये भी हमने कहां से अडॉप्ट किया है, ब्रिटेन से किया है। अब इसके बाद में दोस्तों हमने लास्ट वाले में भी जिक्र करा था कि राष्ट्रपति हमने कहां से लिया है, वो हमने लिया है ब्रिटेन से, और वो ये कहता है कि भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र होगा। यानी कि जब भी बात करें कि दोस्तों भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया है। कैसा होगा, नाम मात्र होगा, ये हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। और यदि बात कर लें कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, ये हमने कहां से लिया है, वो हमने लिया है यूएसए से। अब दोस्तों मैं बात करता हूं अगले देश की, यहाँ आगे लिख देते हैं। अब दूसरे में बात करता हूं दोस्तों कनाडा की, ध्यान से समझना दोस्तों, यानी कि संघात्मक शासन की विशेषताएं जो भी है वो हमने कहां से ली है, कनाडा से ली हैं। दोस्तों ध्यान रखें, भारत एक संघात्मक शासन वाला देश है, लेकिन वो झुकाव किसकी तरफ है, केंद्र की तरफ है। यदि मैं बात करूं वहीं पे यूएसए की, यूएसए में संघीय शासन प्रणाली चलती, वो प्योर फेडरलिज्म है दोस्तों, यानी कि संघ के साथ में, केंद्र के साथ में राज्यों को समान अधिकार प्राप्त है। जितना सेंट्रल पावरफुल होता है उतना का उतना क्या होता है, स्टेट भी पावरफुल होते हैं। और आपका जो यूनिटरी सिस्टम होता है, एकात्मक शासन होता है, इसमें ओनली एंड ओनली सत्ता एक के हाथ में होती है, सेंट्रल के हाथ में होती है, स्टेट्स को कोई पावर नहीं होती है। बट भारत भी खुद को संघात्मक शासन व्यवस्था कहता है, बट यूएसए वाला भी संघात्मक भी नहीं है और ब्रिटेन वाला एकात्मक भी नहीं है। तो इसने बीच के मार्ग को अपना लिया, बीच के सिस्टम को फॉलो किया है, जिससे अपन बोलते हैं क्वाजी फेडरल या फिर क्वासी फेडरल या फिर अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था। इस अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था में भारत की शासन व्यवस्था केंद्र की तरफ ज्यादा झुकी हुई है, यानी कि एकात्मक की तरफ ज्यादा डाइवर्टेड है, बट कंप्लीटली एकात्मक भी नहीं है, जिसमें राज्यों को भी इसने पावर दी है। ओके, तो संघात्मक शासन की विशेषता जो भी है हमने वो कनाडा से अडॉप्ट की, क्योंकि ऐसा मॉडल कहां पे विद्यमान है, कनाडा में विद्यमान है। तो हमें लगा कि यार ये सिस्टम हमें कनाडा से ले लेना चाहिए, तो हमने कनाडा से लिया, तो संघात्मक शासन की विशेषता वहां से ली है। ओके, और दूसरा संघीय व्यवस्था, कैसी संघीय व्यवस्था दोस्तों, सशक्त केंद्र, यानी कि हमारे संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र कैसा रहेगा, सशक्त रहेगा। तो दोस्तों यहीं से समझ में आ जाता है, अगले जो भी कॉन्सेप्ट हम कनाडा से लेंगे वो यही बताने जाएंगे कि हमारा केंद्र पावरफुल है रेदर देन द स्टेट्स। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति, यानी कि जो राज्यपाल का पद है वो किसको बताता है, सशक्त केंद्र को बताता है संघीय व्यवस्था में, जिसमें यह इंगित करता है कि राज्य कम पावरफुल है, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा। और शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन होगा, लेकिन आगे क्या बोलता है, शक्तियों का विभाजन होगा लेकिन अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास में रहेगी।
अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास में रहेगी। ये चीज भी क्लियरली किसको इंगित करती हैं? ये इंगित करती हैं कि भारत की जो शासन व्यवस्था है केंद्र को सशक्त बनाती हैं। यानी कि हमने संघीय शासन प्रणाली कहां से अडॉप्ट की है? कनाडा से की है। और कैसा संघ को अडॉप्ट किया है? जिसमें केंद्र ज्यादा पावरफुल होता। देख लीजिए दोस्तों, राज्यपाल, हालांकि राज्यों के पास पावर होना चाहिए, उनका हेड अपने आप से बनना चाहिए, राज्य बनाने चाहिए, नहीं दोस्तों, हम केंद्र बनाता है कि राज्यपाल कौन बनेगा। तो इसका मतलब ये सशक्त केंद्र को बताता, जो कि कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। शक्तियों विभाजन हमने जरूर किया है, लेकिन जो अवशिष्ट शक्तियां होती है, यानी कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिनका कोई भी सब्जेक्ट में मेंशन नहीं कर रखा होता है, स्टेट कंकरेंस लिस्ट या फिर आपकी यूनियन लिस्ट में, तो उस पर कानून बनाने की पावर भी किसके पास में हमने दे दी है? सेंट्रल के पास में दे दी है। तो ये तो दोस्तों कनाडा के बारे में बताता है। अब अगले देश की चर्चा करते हैं। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले देश की, जो है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है उसको देखते हैं। आयरलैंड से देखो, लैंड का मतलब होता है जमीन, और जमीन से क्या निकलते हैं? जितने भी उपयोगी तत्व होते हैं वो जमीन से ही निकलते हैं, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, जो भी है। यानी कि आयरलैंड तो नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व जो राज्यों के होते पार्ट 4 में दे रखे हैं। यानी कि नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से अडॉप्ट किए हैं? देखो, जब भी तत्व आता है, तत्व कहां से निकलता है? लैंड से निकलता है, जमीन से निकलता है। एक तो हमने यहां से ये देख लिया आयरलैंड से। अब दूसरा, आयरलैंड क्या बोलता है? आयरलैंड बोलता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल या निर्वाचन पद्धति, ये हमने कहां से अडॉप्ट की है? ये हमने की है आयरलैंड से की है, जिसमें ये क्या कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किस तरह से होगा। और अगली बात ये कहता है, देखो दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि भाई जो भी संसद के केवल निर्वाचित सदस्य या फिर विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित की बात करते हैं, यानी कि मनोनीत भाग नहीं ले सकते, क्योंकि दोस्तों मनोनयन का पावर ही किसके पास में होता है? राष्ट्रपति के पास में होता है। जब राष्ट्रपति खुद ही मनोनीत करता है, यदि अगली बात खुद वो वापस राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ता है, तो मनोनीत वाले सदस्य किसको वोट देंगे? ऑब्वियसली राष्ट्रपति को देंगे, जिन्होंने उनको मनोनीत किया था। तो दोस्तों ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। दैट्स वाई हमने क्या किया कि निर्वाचक मंडल इसका यहां से लेंगे, क्योंकि यही तो बताता है, आपका आयरलैंड ही तो बताता है कि राज्यसभा में मनोनयन का अधिकार राष्ट्रपति को है। यानी कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का मनोनयन। दोस्तों राष्ट्रपति का जो मनोनयन का पावर, यानी कि राज्यसभा में कुछ लोगों को 12 व्यक्तियों को क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। ये पावर हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। तो आयरलैंड कहता है कि ये भाग नहीं ले सकते, तो हमने कहा था आप ऐसे कीजिएगा, निर्वाचक मंडल ही आप ही बता दीजिएगा, क्योंकि आप ही तो बता रही है मनोनयन कर सकते हैं, उनको हमें लेना नहीं है। तो फिर हमने देखा कि इसके निर्वाचक मंडल को हमने क्या कर लिया था? अडॉप्ट कर लिया था। दोस्तों यहां से थोड़ा आ गया तो मैं एक थोड़ा सा आपको ट्रिक बता देता हूं किस तरह से याद रखा जाता है कि राष्ट्रपति के जो मनोनयन के 4 आधार है, 4 आधार है, इससे ज्यादा नहीं है। जो राज्यसभा में मनोनीत करते हैं उनके 4 आधार होते हैं। कौन कौन से? यानी कि किस व्यक्ति को लेना चाहिए। पहला, कौन कौन से फील्ड से होने चाहिए? विज्ञान से संबंधित हो सकता है, दूसरा आपका कला से संबंधित हो सकता है, तीसरा आपका साहित्य से संबंधित हो सकता है, चौथा आपका समाज सेवा से संबंधित हो सकता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों रिसेंट में सचिन तेंदुलकर वाला एक क्वेश्चन आया था, उसको लेके काफ़ी स्टूडेंट डाउट में कि सर उसको तो खेल से लिया था। दोस्तों खेल नहीं है, वो कला वर्ग में उसको काउंट किया था। अब इसको याद कैसे रखना है? क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनयन किस आधार पर कर सकता है या फिर किस आधार पर नहीं कर सकता है? तो आपको आ जाएगा कि साहित्य के आधार पर। तो हमें याद रखना कि इनमें केवल विज्ञान है, कला है, साहित्य है और समाज सेवा। याद करने का तरीका भी देख लीजिए दोस्तों, जैसे कि जब व्यक्ति 10th पास करता है, 11th में जाता है, तो थोड़ा सा ऊपर सोचता है कि मुझे साइंस लेनी है, या तो मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, या फिर मुझे IIT वगैरह उस टाइप की फील्ड में जाना है। तो वो साइंस लेता है, थोड़े दिन पढ़ने के बाद में लगता है यार मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो चेंज कर लेते हैं, मज़े लेते। बाकी आर्ट्स वालों के बहुत मज़े होते हैं उस समय, तो इन्होंने आर्ट्स ले ली, आर्ट ले ली, मतलब कला हो गया। साइंस में मज़ा नहीं आया, आर्ट हो गया, मतलब साइंस हो गया, आर्ट, विज्ञान और कला हो गया। अब कला में जब भी गया तो एक साहित्य लेना पड़ता है, या हिंदी साहित्य ले लो, अंग्रेजी साहित्य ले लो, तब मज़ा नहीं आता कि यार साहित्य में क्या है, मज़ा नहीं आता, साहित्य में भी मामला गड़बड़ा
आ जाता है। तो इन्होंने कहा कि अब तो क्या करेंगे, समाज सेवा करेंगे, इससे बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं है। यानी कि फेसबुक व्हाट्सएप पे जो समाज सेवा कर रहे हो ना, उसी समाज सेवा की बात कर रहा हूँ। तो ये 4 ऑप्शन है। देखो, पहला विज्ञान लिया, मज़ा नहीं आया, आर्ट ले लिया, आर्ट में साहित्य ने फंसा दिया, तो साहित्य फंसा गया तो फिर वापस फेल होके बैठ गया और क्या कर दिया, समाज सेवा व्हाट्सएप फेसबुक वाली। तो दोस्तों यहाँ से मतलब ये समझाने का तरीका था, याद रखने का तरीका था कि राष्ट्रपति जो मनोनयन करता है केवल 4 फील्ड से लोगों को लेता है। वो 4 फील्ड कौन कौन से, उनको याद रखने का तरीका बताया था। अब आगे हम बात करते हैं यूएसएसआर की या फिर रूस की बात करते हैं, रसिया की बात करते हैं। दोस्तों यहां से हमने लिया था मौलिक कर्तव्य, हमने लिया था मौलिक कर्तव्य, और उसके बाद में पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट भी हमने कहां से लिया था, हमने लिया था आपका रसिया से लिया था। एक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहां से कि हमने हमारी प्रस्तावना में जो न्याय के आदर्श हैं, यानी कि हमारी प्रस्तावना में जो न्याय के आदर्श हैं, हमारी जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हमने जो सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक न्याय है, इन न्याय की जो हमने आदर्श है या फिर जो अवधारणा हमने कहां से अडॉप्ट की है, वो हमने यूएसएसआर या फिर रूस के संविधान से हमने अडॉप्ट की है। अब दोस्तों इसको याद करने का थोड़ा तरीका भी बता दें, जैसे कि रू है ना, तो रू से आप याद रखना रुक जा, एक गाना आता ना, रुक जाए जाने वाली, तो उसी तरह का देखो रूस से हमने लिया कर्तव्य, रूस से हमने लिया कर्तव्य। अब वो पूछती कितनी रुक जाऊं, कि 5 साल के लिए रुक जा। यानी कि बंदा आप ही की तरह था, कोई बढ़िया प्रिपरेशन वाला था कि पंचवर्षीय योजना है, अपने सिलेक्शन होते होते 5 साल तो लग ही जाएगा, तो 5 साल रुक जा, तो रुक जा तो मतलब कितना, 5 साल के लिए। तो रूस से कैसे कर्तव्य लिया है और वो पंचवर्षीय योजना भी वहां से अडॉप्ट किए, और ये तो कहा कि भाई ये तो न्याय के खिलाफ है, इट्स बियॉन्ड नेचुरल जस्टिस। तो इसका मतलब न्याय के खिलाफ है। न्याय के आदर्श की बात करें तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी हमने कहां से लिए हैं, हमने लिए हैं यूएसएसआर से। अब दोस्तों हम बात करते हैं फ्रांस की। दोस्तों भारत एक गणतंत्र राष्ट्र होगा, जो गणतंत्र का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने कहां से फॉलो किया है, वो हमने फ्रांस से लिया है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। दोस्तों ध्यान रहे, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना में है समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने कहाँ से लिए थे, फ्रांस से लिए थे। दोस्तों दरअसल ये फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी, फ्रांसीसी रिवोल्यूशन थी, 1789 में हुई थी। याद रखने का तरीका भी देख लो, 7, 8 और 9 है ना, याद रखने का तरीका 7, 8 और 9 इजीली याद रह जाएगा। यानी कि 1789 में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, और उस फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। और हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जो हमारी प्रस्तावना में भी उल्लेखित है, हमारे संविधान के आदर्श भी हैं, जिसको हमने कहां से अडॉप्ट किया, फ्रांस से अडॉप्ट किया है। और गणतंत्र को भी हमने कहां से अडॉप्ट किया है, गणतंत्र को भी हमने अडॉप्ट किया है फ्रांस से। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 आर्टिकल 368 में जो है वो हमने कहाँ से ली है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से लिए। दोस्तों संविधान संशोधन अब होता क्या, याद कैसे रखेंगे। गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का पहला प्रैक्टिकल कहाँ पे किया था, साउथ अफ्रीका में किया था। अब साउथ अफ्रीका में क्या कमियां रही थी उसको संशोधित करते थे, इंडिया पे लागू किया था। जो कमियां रह गई थी, जहाँ से अच्छा रिजल्ट नहीं मिला था, उसी चीज़ों को तो इम्प्रूव करके इंडिया में रखा था, यानी कि उसी को संशोधित करके हमने रख दिया था। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का और भारत के काले गोरों का भेद लेके, नेल्सन मंडेला को लेके, गांधी जी को लेके दक्षिण अफ्रीका के साथ में हमारा काफ़ी अच्छा रिलेशन उस गुलामी के टाइम में रहा था। तो हम समझ सकते हैं यहाँ से संशोधन, यानी कि गांधी जी ने वहीं से संशोधित करके यहाँ पे किया था। तो दक्षिण अफ्रीका से बात करें तो गांधी जी वहाँ पे थे और संशोधन करके सत्याग्रह को यहाँ पे लाए थे। तो अभी जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो भी हमने कहाँ से अडॉप्ट की है, साउथ अफ्रीका से ली है। अब इसके बाद में दोस्तों और कौन सा देश रह गया है, जापान रह गया है। जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ली है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। एक तो हमने लिया है समवर्ती सूची, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
समवर्ती सूची हमने वहां से ली है। दूसरा हमने लिया है दोस्तों प्रस्तावना की भाषा। और दोस्तों इसका जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था, यानी कि जो संसद की संयुक्त बैठक जो होती है, संसद की जो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो भी हमने कहां से अडॉप्ट किया है, ये अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था, तो इस पॉइंट को भी साथ में आपको ऐड कर लिया, वो हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारा आखिरी यानी कि जर्मनी रह गया दोस्तों। जर्मनी से हमने क्या लिया है, आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से। देखो दोस्तों याद कैसे रखोगे, जर्मनी मनी जैसा आता है ना कि यानी कि मनी खत्म हो जाए या फिर मनी का सीधा आपातकाल से संबंध है, मनी की जरूरत पड़ती है तो आपातकाल जैसी स्थिति आ जाती है, या फिर जब भी किसी देश में जैसे कोरोना की बात करें भारत में जैसे आपातकाल आ गया है तो आपातकाल जैसी स्थिति हो गई है, इसका मतलब किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं या उनको यूटिलाइज नहीं कर पाते, उनका यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मनी की। आपातकाल जब भी आता है मनी की ज़रूरत पड़ती है ना, मनी ही आपातकाल को फुलफिल कर सकती हैं। तो इसका मतलब जर्मनी से हमने क्या लिया है, आपातकाल। मनी का संबंध आपातकाल से है और आपातकाल जब भी आता तो मनी की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से दोस्तों ये थोड़े से कुछ ट्रिक भी थी, बाकी हमने कॉन्सेप्ट को भी समझा है किस तरह से इनको याद किया जा सकता है। और इसके बाद में दोस्तों एक तो मैं हमारे संविधान सभा से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनका कलेक्शन आपको दूंगा। इसके बाद में दोस्तों ये वाला जो टॉपिक हमने सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो पढ़ा है, इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं उनका कलेक्शन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। यदि दोस्तों आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा। यदि आपको लगे कि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा। वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो दोस्तों डिसलाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आपको क्यों अच्छा नहीं लगा या फिर क्या चीज़ें आपको इस वीडियो में आप देखना चाहते थे जो आपको नहीं मिली थी। हम उस नए इंप्रूवमेंट के साथ में आपके सामने पेश आएंगे और आपकी रिक्वायरमेंट डेफिनेटली फुलफिल करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे साथ में बने रहने के लिए। थैंक यू।